की आवाज द न्यू इंडिया समिट पर चर्चा जारी है और अब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। और ये वित्त मंत्रालय चलाने के अलावा स्टार्टअप, इनका पैशन के कारण एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये दुनिया भर में हार्वर्ड से काम करने के बाद हजारीबाग के सांसद बने हैं, तो एक अलग नजरिया इस सरकार के साथ लेके आते हैं। सर, हम लोग बात यही कर रहे थे कि नए इंडिया में नए माइंडसेट की जरूरत है, और बात अभी इस पॉइंट पर खत्म हुई अजय जी के साथ कि उस नए माइंडसेट को समझने और जल्दी से अडॉप्ट करने में एक इशू है, क्योंकि सरकार अपनी एक स्पीड से काम करती है और कहीं न कहीं हम अभी तक पिछड़े देश हैं वाला माइंडसेट पॉलिटिकल लीडरशिप में रहता है। तो ये प्रोवोकेशन के तौर पर मैं बात कह रहा था, लेकिन आप पहले अपने ओपनिंग रिमार्क के साथ शुरू करें और फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये आप लोगों का 11 साल हो चुका है और CNBC आवाज को तो हम लोग देखते ही रहते हैं, और जितना आपने कुछ काम किया है, बहुत शानदार काम किया है और लोगों को बहुत आप लोगों ने जानकारी भी दी है और सूची भी दी है। उस सब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अगर हमें विश्व शक्ति बनना है और हमें दुनिया को दिखा देना है कि हम सिर्फ कॉपी कैट नहीं करते हैं, हम इनोवेशन भी करते हैं, तो हम उसे किस प्रकार से करें, और क्या सरकार में वो अब नीतियां हैं, वो रूपरेखा है जो इसको गति दे सकती हैं कि नहीं। और आप लोग सब लोगों को मालूम है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कुछ नीतियों की भी हम लोग घोषणा करेंगे, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सोच और उनका ध्यान किस प्रकार से स्टार्टअप इकोसिस्टम में और इस न्यू इंडिया पे उनका लगा हुआ है। कल किन नीतियों की हम आशा करें अनाउंसमेंट की, क्योंकि ये ऑनगोइंग विषय है, मैं कल का प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का ऐलान, लेकिन एक तो है टैक्सेशन का इशू, एक है बिजनेस खोलने और बंद करने का इशू, ताकि ये नए जवान लोग सिंगापुर में चाहते नहीं है कि कंपनी वहां रजिस्टर कराएं, भारत में कराएं, और फंडिंग का इशू। इन तीनों का कल क्या समाधान हम सुन सकते हैं? काफी कुछ समाधान होगा, आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड एज दिस से। आपने एक चौथी बात जो है उसकी जिक्र नहीं की, पर तीन जो बहुत महत्वपूर्ण एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जो मुद्दे हैं वो तो आपने बताए। साथ साथ चौथा जो मुद्दा है वो है रिसर्च और इनोवेशन का, और रिसर्च और इनोवेशन पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया हुआ है। वो पिछले बजट पे ही हम लोगों ने इसके बारे में घोषणा की थी कि अटल इनोवेशन मिशन होगा। उस इनोवेशन मिशन के तहत हम इंक्यूबेशन सेंटर्स को हम लोग और साधन देंगे। हम लोग ग्रैंड चैलेंजेस हम लोग करेंगे, जिसमें कि लोग इनोवेशन का प्रदर्शन करें, नए नए जो समस्याएं हैं उनको नए नए साधन से उनको उनका समाधान करें, और अपनी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी हम बढ़ोतरी दें, उनको भी हम प्रोत्साहन दें, जिसमें कि वो रिसर्च करके नए नए तरीकों से, नए नए आइडियाज के साथ, नए इनोवेशन के साथ जो हमारे पुरानी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करें। तो रिसर्च और इनोवेशन जो है उसे भी हमें प्रोत्साहन देना है। विजय जी, आपसे एक प्रश्न है, आज की तारीख में भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, ये तो बात तय है कि भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी एक्सपेक्टेशन है वहां नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये उधर की तरफ अग्रसर है जिधर इसे होना चाहिए। मोबाइल देखिए, सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा कस्टमर बेस बना है जिसको कि हम सर्व कर सकते हैं इंडियन कंपनीज, और अब फिर मोबाइल इंटरनेट क्रांति आ रही है धीरे धीरे करके। स्मार्टफोन की प्राइसिंग है, मेक इन इंडिया के कारण स्मार्टफोन के प्राइसिंग इंडिया में ही बन के और भी सस्ते हो रहे हैं, तो बहुत ही सही दिशा में है। एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मून लैंडिंग की है, लेकिन हम ये जरूर है कि हम एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच ही रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि सरकार की ये जो योजनाएं हैं स्टार्टअप्स के साथ एसोसिएट करने की, वो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी, या फिर आप एक तरफ से रिस्क मानते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, और जब भी उनका कार्यक्रम इस प्रकार का होता है तो वाव फैक्टर
तो हमेशा होता है। बिल्कुल। तो वाव फैक्टर तो जरूर होगा। अब नीतियां क्या होंगी और घोषणाएं क्या होंगी वो तो आपको कल के लिए इंतजार करनी पड़ेंगी। हमारी कोशिश ये है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के लिए कि जो भी मतलब आप लोगों को व्यवस्था की जरूरत हो, फैसिलिटेशन की जरूरत हो, जो भी बाधाएं हैं, अगर आप फील्ड पे हैं और फील्ड पे एकाएक एक छोटा सा पहाड़ है तो उस पहाड़ को रोल करके सही कर दो, जिसमें कि आपकी खेल जो है सही तरीके से चले। और ऐसा ना हो कि हम लोगों का जो ग्राउंड इतना हमने गंदा बनाया हुआ है कि आप सब बोलें कि यार मैं यहाँ दिल्ली में नहीं खेलना चाहता हूं, मैं सिर्फ सिंगापुर में खेलना चाहता हूं। तो हमारा ग्राउंड भी सिंगापुर के मुकाबले का होना चाहिए, लंदन के मुकाबले का होना चाहिए, सैन फ्रांसिस्को के मुकाबले का होना चाहिए। तो हम इस ग्राउंड को इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, नीतियों को और रूल्स को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि आपका मन होगा यार ये बहुत शानदार ये एक मैदान है, इसी मैदान में खेलना है मुझे। बहुत पर खिलाड़ी आप हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप फेल करते हैं तो लोग एक लालचन आप पे लगता है कि भाई आपने अच्छा काम नहीं किया, बैंक आपके पीछे पड़ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो एक ये बैंक्रप्सी कोड की काफी बात हुई है कि आसानी से जो कंपनी शुरू हो सके वो बंद भी हो सके। तो उसके बारे में आप लोग ने कहाँ तक काम किया है और क्या आपके विचार हैं इस पे? चलिए, इस ऑडियंस में और आप लोग तो कभी फेलियर नहीं होंगे, तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु और लोग जो हैं जो कंपनियां वगैरह बंद करना चाहें, तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड जो है उसको हम लोगों ने सदन में पेश कर दिया है। वो अब पब्लिक डोमेन में है, इसको आप जरूर इसका अध्ययन करें। कोई भी सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, कोई आलोचना हो, उसमें कुछ हम बेहतर कर सकते हो, वो आप जरूर बताएं। तो ये आप काम जरूर करिए। दूसरी बात ये है कि स्टार्टअप्स जो हैं उनको भी हम लोग जो बैंक्रप्सी कोड है वो बड़ा एक हैवी वेट कोड है, वहां ले जाने की जरूरत क्या है। तो हम लोग किस तरीके से कंप्लायंस के आधार पे या और कोई फ्रेमवर्क बनाकर आप लोगों को स्टार्टअप्स के लिए एंट्री और एग्जिट को एक्सपेडाइट कर दें, इस पे हमने बहुत चिंता किया है, हमने बहुत ध्यान इस पे दिया है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या आप लोगों को कल बताते हैं। दीपेंद्र सर, अगले 3 साल में सरकार के स्टार्टअप इकोसिस्टम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उन एक्सपेक्टेशंस को रीच करने के लिए सरकार क्या रोल प्ले करना चाहती है? हम लोग ये चाहते हैं कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया में जो बने वो दुनिया का सबसे बेहतरीन हो। अब आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो 50-60 साल से चल रहा है और उसकी क्या स्कोप है, कितना पैसा वहां है, तो वो उस लेवल पे तो हम लोग नहीं आ सकते हैं। जिस प्रकार के से आज के समय अमेरिका टॉप 1 बिलियन पीपल यानी जो विकसित देश हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरियल इंजन बना हुआ है, तो जो नेक्स्ट 6 बिलियन पीपल हैं इस दुनिया में, जो डेवलपिंग वर्ल्ड के हैं, जो अभी जो विकसित देश नहीं है, उनके अगर हम लोग देखें तो उन सब के लिए हिंदुस्तान ही एंटरप्रेन्योरियल इंजन बन जाए, क्योंकि जो इस देश का डिजाइन पॉइंट है वो अमेरिका का डिजाइन पॉइंट नहीं है। कल मैं पवन गोयनका जी के साथ था जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ हैं, वो बता रहे थे कि उनकी सोच क्या है कि जब वो स्कॉर्पियो डिजाइन करते हैं, मैंने बोला यार ये तो बहुत सही कहा आपने। स्कॉर्पियो जब वो डिजाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि 90% ऑफ द फंक्शनैलिटी एट 50% ऑफ द प्राइस। हमारे यहाँ एक डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉब्लम है कि जो हाई टैलेंट है वो नहीं मिलता, हमें रेजिडुअल टैलेंट मिलता है। शुरुआती दिनों में एक स्टार्टअप को देश में रेजिडुअल टैलेंट मिलता है और ये बड़ी डायकोटोमी है कि हम चाहते तो मून लैंडिंग है और काम करते हम जुगाड़ वाला है, तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन है। आपका इस दिशा में क्या प्रयास हो सकता है और आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टार्टअप्स के लिए? हम लोगों को एक माहौल बनाना है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आजकल देखकर, क्योंकि मैंने तो एक नहीं 3-4 मैंने ये वेव्स देखे हैं इनोवेशन के भारत में, कि अब जो माहौल बन गया है देश में आज के समय, अगर आप टॉप टैलेंट को देखें, युवाओं को देखें, तो वो आकर्षक है, वो चाहते हैं कि वो स्टार्टअप में काम करें। आप सही कह रहे हैं कि अभी भी वो है थोड़ा बहुत कि भाई आप कोई बड़ी कंपनी में काम करें, आपको कितना कैश मिल रहा है वगैरह वगैरह, वो सब लोग इसके बारे में सोचते हैं। पर मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है, लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। सरकार का जो एंटरप्रेन्योरशिप और सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप नहीं, दूसरे स्टार्टअप्स को बढ़ाने का जो प्लान है, क्या ये बहुत सिग्निफिकेंट प्ले है या ये छोटा प्ले है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्ले है मेरे राय में तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड प्ले है और छोटे बिजनेसेस से लेकर बड़े बिजनेसेस का जो प्ले है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्ले है।
और उसमें सरकार जितनी भी मदद कर सके उतना इस देश का भला होगा। जो लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम विषय नहीं कर सकते, वो लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करना ही होगा। आपने बैंकिंग की बात की, बहुत बड़ी समस्या है, उसको आपको एड्रेस करना ही होगा। प्रोजेक्ट्स आपके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं, उसको आपको एड्रेस करना ही होगा। क्योंकि जब हम आज नए इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आप हमारे देश में पैसा लगाइए, तो वो ये कहते हैं कि भाई पहले हमने इतना पैसा लगाया था, वो पैसा आपके इतने प्रोजेक्ट्स में फंस गया, 10-10 साल फंस गया, 15 साल फंस गया, आपका जो रुपी है वो डिवैल्यू हो गया, तो हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो इतनी कम हो गई। तो इन प्रॉब्लम्स को आपको सीधे तौर पर एड्रेस करना ही होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि मुद्रा योजना के तहत हम लोग कितने लोगों को आज के समय हम लोग ऋण दे रहे हैं। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। आंकड़े आज के समय क्या है कि मुद्रा योजना के द्वारा हम लोग करीब 80-90 हजार करोड़ हम लोगों ने लोन्स दिए हैं लोगों को। और इसके द्वारा जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, खासकर जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर हैं, जो साइकिल की रिपेयर की दुकान चालू करते हैं, सलून चालू करते हैं या कोई छोटा अपना व्यापार चालू करते हैं, उन सबको इससे प्रोत्साहन मिला। प्रधान साहब, आप हमारे लिए वक्त निकाल करके आए हैं, बहुत व्यस्त थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमने थीम ये रखी है कि द न्यू इंडिया समिट है, ये नया इंडिया है, नए जोश के साथ दौड़ने को तैयार है। नया एजेंडा हम सरकार से सुनते हैं। हमको कहीं कहीं फिक्र ये होती है कि ओल्ड माइंडसेट उसमें अगर रुकावट डालता है, उसको तोड़ने के बारे में सरकार का साहस और सरकार का जज्बा कितना है और वो कैसे हो रहा है। तो 2016 की शुरुआत और हमारे CNBC आवाज की 11वीं सालगिरह की शुरुआत के मौके पर आप सब लोगों को यहाँ पर बुला करके, आमंत्रित करके ये बात करने का मौका मिला है, फिर से शुक्रिया। तो पहले मैं आपका ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि आपकी दुनिया सबसे ज्यादा बदली है। $100 वाला $30 पे, तो उसमें हम समझते थे कि थोड़ा आप अपने पास, सरकार अपने पास रख लेगी, थोड़ा हम लोगों को दे देगी, थोड़ा कंजूसी कर गए उसमें, क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा ज्यादा ही दे दूंगा तो आप ही पहले आलोचना शुरू कर देंगे ये सरकार ये पॉपुलिज्म पे चली गई है। वो एक जिस प्रकार की माहौल आपसे ज्यादा कौन समझे, और यहाँ जो महानुभव बैठे हैं दुनिया की अर्थनीति को अब अच्छी तरफ से समझते हैं। ये कमोडिटी एक सबसे अभी कमजोर एलिमेंट कोई है तो कमोडिटी प्राइस है। तेल क्यों घट रहा है किसी को पता नहीं। तेल के बारे में जो विश्व की तज्ञ लोग 6 महीना पहले या साल भर पहले कह रहे थे कि $60 तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रहना चाहिए और यही रहने वाला है। आज 30 के नीचे गया है। क्यों गया है, इसकी कब तक रहेगा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। इस समय पे सरकार के सामने पहले विषय था कि जितना भी ज्यादा हो हम ग्राहकों को पहुंचाए, कंज्यूमर को हम अपना लाभ दे पाए। उसके साथ ये साइकिलिक प्रोसेस है, कब पता नहीं फिर ये कब शूट कर जाएगा। उस समय पे एक वेलफेयर स्टेट में, मैं आपको जो कंजूसी की बात आप कह रहे हो, मैं एक वेलफेयर स्टेट में आपने फिर जो उसकी इंट्रोडक्शन देते हुए आपने साहसिक कदम के बारे में कहा। साहसिक कदम ये होती है प्रजातंत्र में बीच बीच में लोगों की हित के लिए कठिन फैसले करना, कुछ कठिन फैसला करना पड़ता है। हमने कुछ पैसा बचाया है, इसमें कोई छुपाने की विषय नहीं है। हमने पैसा बचा के 2 विषय किया है। प्रधानमंत्री जी ने अत्यंत साहसिक कदम किया कि 14th फाइनेंस कमीशन में 42% भागीदारी हमने राज्यों को दिया। आज जो भी मैं कर इकट्ठा कर रहा हूं उसकी सीधा 42% कर चली जाती है राज्यों को, इसलिए केंद्र के पास पैसा नहीं रहती है। बाकी हमने जो इन पिछले 1.5 साल में स्लाइडिंग ऑयल प्राइस में 1-2 बार हमने ऐसे टॉपिक स्पेसिफिक सेल्स रखा है। ये पैसा अगर इकट्ठा होगा कि देश की रोड सेक्टर में ही खर्चा होगा। साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है मल्टीप्लायर इफेक्ट की। अगर वो हम लोग सीधा पास थ्रू कर देते, वो जो ₹1 जो आपका बचता पेट्रोल में, उस पे आप कंज्यूमर होने के नाते आप जाके उसको खर्च कर देते हैं और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 1 होता आपके खर्चे का। पर वो जो बचत हो रही है वो हम लोग लेकर सड़कों में डाल दे रहे हैं, रेलवे में डाल रहे हैं। धर्मेंद्र जी से ही एक सवाल और एक ओवरव्यू अगर आप देना चाहें, क्योंकि
पहले तो बड़ा अच्छा हुआ भाग्य से कि ये दाम कम हुआ, उसका एक प्रकार से फायदा हुआ, एक लेवल के बाद कम होने पर नुकसान है उसका। सबसे पहला नुकसान आपकी तेल उत्पादक कंपनियों को है, उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं इस वक्त, और दूसरा कि ये मौका है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़े बड़े एग्रेसिव तरीके से जाके आप एसेट्स को अब एक्वायर करना शुरू करें। तो इन दो बिंदुओं पर ये आपने सही बात उठाई है। एक तो इस प्रकार की जो मूल्य में कटौती हुई है, इस इंडस्ट्री की सर्विस सेक्टर का भी काफी सारे जो सर्विस की कॉस्ट था वो घट गई है। भारत के अंदर एक्सप्लोरेशन पिछले कई सालों से एक सेकेंडरी विषय बन चुका था। अभी हम प्रायोरिटी दे रहे हैं ओएनजीसी और ऑयल जैसे स्टेट ओन कंपनी है। ये सारे माहौल में हम लोगों की फोकस एरिया है कि इस समय पे सर्विस सेक्टर में जब उनकी फीस और प्राइस घटी है, उनको ज्यादा काम पे लगाया जाए। डोमेस्टिक प्रोडक्शन तब बढ़ेगी अगर ज्यादा एक्सप्लोरेशन होगा, डेवलपमेंटल प्रोसेस में ज्यादा खर्चा होगा, तब जाके हम उसको आगे चल के जब साइकिल फिर घूम जाएगी उसको हम प्रोडक्शन की फायदा लेंगे। जी अजय जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर, इन दो चीजों में जितनी बड़ी चुनौतियां हैं और जितनी जरूरतें हैं, सरकार रास्ता तो बिल्कुल सही लिए भी है, लेकिन जितना मैग्नीट्यूड और जो स्पीड चाहिए वो दिखता है क्या आपको? धर्मेंद्र जी अभी बात कर रहे थे एक्सप्लोरेशन की, तो अफ्रीका में जब हम जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि देखिए यहाँ पर सब चाहते हैं कि भारतीय कंपनियां आए, भारत की सरकार आए, तो उसमें हमारी क्या नीति रहेगी, ये मैं धर्मेंद्र जी से जानना चाहूंगा। ये अफ्रीका में हम लोगों की अभी जो इंडिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मेरे को मौका मिला, लगभग सारे एनर्जी डायलॉग के समय में प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने उपस्थित रहा। एक बहुत बड़ा कदम हम लोगों की उठने वाला है। अभी जनवरी 21-22 को हमारी चौथी इंडिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हाइड्रोकार्बन सेक्टर की भी होने वाला है। इसलिए आने वाले दिनों में हमारी अभी भी लगभग 6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में। इसकी एक नेचुरल इन्वेस्टमेंट और 5-7 बिलियन की जाएगी और नया भी। और फिर भी हम ये लोग इस विषय को समझे, हम एक डेमोक्रेसी है। चाइना की इकोनॉमिक मॉडल एक यूनिटरी मॉडल है। हमारी निर्णय प्रक्रिया और उनकी निर्णय प्रक्रिया में जमीन आसमान की अंतर है। और पूरा समूचा अफ्रीका की जो राजनीतिक हालत है, हमने सूडान में लगभग 2 बिलियन की हमारी इन्वेस्टमेंट है। सूडान बंट गई, एक आधा प्रॉपर्टी इधर रहा, एक आधा प्रॉपर्टी इधर रहा। इस विषय पे फिर सिर्फ एक भावनात्मक दृष्टि से नहीं, हार्ड इकोनॉमिक निर्णय पे, इसे सारा विषय में अफ्रीका की हालत को ध्यान में रखते हुए हमको करना पड़ रहा है। फिर भी मैं बहुत आशावादी हूं, आने वाले दिनों में अफ्रीका के साथ हम चाइना से भी क्वालिटी की दृष्टि से अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारी होगी। आइए अब चलते हैं प्रियंका संभव के पास और कुछ मेहमानों के सवाल और लेते हैं आपके लिए। क्योंकि हम स्टार्टअप पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं, तो एक यहाँ पर स्टार्टअप से आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, नर्चरिंग ग्रीन्स के अनु ग्रोवर मेरे साथ हैं। और अनु, आप क्या जानना चाहते हैं? अब आप स्टार्टअप नहीं, आप स्टार्टअप से बड़े हो गए हैं, लेकिन आपका सवाल फिर भी यहाँ पर हम लेंगे। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट में स्टार्टअप्स को घुसने के लिए, एज अ कस्टमर बनाने के लिए बहुत टफ है, एटलीस्ट मेरे लिए तो है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए भी है। अगर 100 स्मार्ट सिटीज में उनको एज अ वेंडर बना दिया जाए, उनको उनकी स्पेशलिटी को देखते हुए, उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए बना लिया जाए, तो इट विल बी अ बिग स्टेप। फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, गवर्नमेंट यानी क्या होती है? गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट परचेज ये ज्यादातर पीएसयू से होती है। पीएसयू एक अपना दुनिया में है, इस सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि पीएसयू भारत की सामान्य लोगों की हित के लिए बनाया गया था। लेकिन पीएसयू अपने आप में एक साम्राज्य बन चुके हैं। उनको कोई भी नया चीज को एक इंट्रोड्यूस करवाना ये एक हिमालयन टास्क है। फिर भी कम से कम मैं भी भारत की कुछ पीएसयू का प्रमुख ट्रस्टी हूं। ऑयल सेक्टर में सारे जो पीएसयू काम करे उसकी मैं जवाबदेही व्यक्ति के नाते मैं मेरे 2-3 अनुभव आपको कहता हूं। हमने अपने सेक्टर में एक इनिशिएटिव लिया। कल माननीय प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा लॉन्च करने वाले हैं स्टार्टअप के लिए। उसको ध्यान में रखते जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया की बात कही, हमने हमारे सीईओ से बात किया, अगर रतन टाटा अपने कैपिटल लगा सकते हैं स्टार्टअप में,
अगर नारायण मूर्ति जी अपना स्टार्टअप में पैसा लगा सकते हैं, आईओसी की चेयरमैन क्यों नहीं लगाएगा? सिर्फ एक दो चीज आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि ये रिफॉर्म्स प्रोसेस है। जबकि $110 क्रूड का दाम था तो उस वक्त जो सेस 2500 रुपए टन से लेकर 4500 रुपए टन कर दी गई। अभी जब $110 से $30 आ गई है तो ये कंपनियां अभी भी $30 में $10 तो सेस दे देती हैं, फिर रॉयल्टी भी दे देती हैं। तो ये माहौल है, ये कंपनियां तो झेल रही हैं, पर जो दूसरे जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो कि मार्जिनल फील्ड पॉलिसी और इसके अनाउंस करने के, वो कहेंगे सरकार अगर इतना जल्दी निर्णय नहीं लेती है, रिफॉर्म्स नहीं लेती है, हम यहाँ कैसे इन्वेस्ट करें? ये बात हो गई। इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने जो अनाउंसमेंट की है, ये जो रिफॉर्म्स प्रोसेस किया है, इसका कोई रोड मैप, मार्जिनल फील्ड पॉलिसी कब अनाउंस होगी, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के बदले OALP जो है कब लॉन्च होगी, उसका कोई रोड मैप नहीं है। तो ये जो पूरी दुनिया के जो है लोग इन्वेस्टर्स वो यहाँ आंख गड़ाए बैठे कि हम पैसा लगाने को तैयार हैं, पर सही माहौल तो हो जी। तो वो चीज जो है आप डेफिनेट कुछ इसके बारे में अगर स्टेटमेंट्स पब्लिकली देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। देखिए, उसकी आपकी दो हिस्से में प्रश्न है। एक तो मैं आपको आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे काम सहज कर दिया। अभी यहीं पर कमिटमेंट लिया जाएगा। जब बजट की उन्होंने तैयारी करके कई राउंड्स ऑफ मीटिंग उनके हो रहे होंगे। मेरे विभाग की ओर से हमने वित्त विभाग के सामने ये हमारी दलील रखी है, हमने अपने मत सुझाया है कि आप धीरे धीरे सारे चीजों को पॉलिसी ड्रिवन करनी चाहिए। आप सेस को भी एड वैलोरम कर दीजिए, उसको पॉलिसी ड्रिवन कर दीजिए। हमारी मिनिस्ट्री की और हमारी इंडस्ट्री की ये अपेक्षा है और मैं उसमें बिल्कुल सहमत हूं और शायद वित्त विभाग भी उस विषय पे सोच ही रहा है, उसमें जल्द ही कुछ रास्ता निकल जाएगी। बाकी रहा आपने जो हमारे रोड मैप के बारे में कहा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम मैं उसको मार्जिनल नहीं कह रहा हूं, मैं उसको हम स्मॉल ही कह रहा हूं, स्मॉल एंड ऑगमेंटेड फील्ड उसको कह रहा हूं, क्योंकि मार्जिनल कहने से उसके एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आ जाती है इन्वेस्टर के ऊपर, या ऐसे मार्जिनल ही मिलेगा, इसलिए उसको स्मॉल ही आप भी कहिए। तो स्मॉल फील्ड में हमारी पूरा पॉलिसी तो हो चुकी है, क्या क्या हम उसमें से इंसेंटिव देने वाले हैं, क्या क्या हमारी तरीका होगा, लेकिन उसकी फाइनल ड्राफ्ट रेगुलेशन जो उसकी बीट डॉक्यूमेंट हम लेके आ जाएंगे। हम मार्च से उसकी रोड शो में चले जाएंगे और बाकी आपकी सहायता भी उसमें मैं लूंगा, आपके अनुभव का भी तजुर्बा हमको फायदा मिलेगा। और बाकी रहा जिसको हम NELP 10 कहे या न्यू लाइसेंसिंग पॉलिसी कहे, हमने अभी पब्लिक कंसल्टेंसी किया था और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने विश्व भर की जो ऑयल एक्सपर्ट को बुला के एक बार डायलॉग भी किया, उसमें से भी कई नई सुझाव भी आई है। हम जल्द ही अभी कुल मिला के एक इम्पैक्ट सारे के ऊपर है कि स्लाइडिंग ऑयल प्राइस के समय में न्यू पॉलिसी लाना मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी है, इसलिए लेकिन आपकी अपेक्षा सही है। हम मार्च के अंदर रोड शो पे दुनिया के अंदर चले जाएंगे स्मॉल फील्ड के लिए, और हम जल्दी ही हमने कोशिश हमारी है इसी फाइनेंशियल ईयर में चालू वित्तीय वर्ष में हम यूनिफॉर्म लाइसेंस पॉलिसी भी ले आएंगे। बिल्कुल, ये एक अहम खबर आपसे आते हुए अब मैं चर्चा के बिल्कुल आखिरी कुछ मिनटों में छोटा सा इजाजत लेकर के रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगा सिन्हा साहब के साथ। क्या हम आशा रखें कि दरअसल निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सेवर को इन्वेस्टर बनाने के लिए कुछ बड़े उपाय किए जाएंगे, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए होम हाउसेस बहुत बिकें, उसके लिए 1.5-2 लाख के बजाय 6 लाख का सीलिंग हो जाए, कुछ इस तरह के विचार? देखिए, हम लोगों की कोशिश ये तो बिल्कुल है कि हम लोगों के इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म सेविंग्स और हों, ये एक पॉलिसी प्रायोरिटी है, इसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अब किस प्रकार से करेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देंगे, क्या टैक्स पॉलिसी होगी, वो तो आपको बजट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, परंतु ये प्राथमिकता इसको हम लोग जरूर दे रहे हैं। कुछ नंबर्स पे क्या ये पक्का माना जाए कि सब्सिडी कट के रास्ते पर 2 साल तक सरकार चली है, तीसरे साल में भी सब्सिडी की कटौती जो बोझ है उसमें आंकड़ों में, नंबर में कमी आएगी? कुछ तो हम लोगों को इसमें राहत ऑयल प्राइसेस से मिल रही है। आपको मालूम है फ्यूल सब्सिडी, जिसमें केरोसिन एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है, उससे हम लोगों को जो ऑयल प्राइसेस में जो डिक्लाइंस आए हैं उससे हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। अब इसके बाद और अगर आप सब्सिडीज को देखें तो 2 और जगह हैं जहां बड़ी बड़ी सब्सिडीज हैं। एक तो है फर्टिलाइजर और दूसरा है फूड।
और हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जो हमारे सब्सिडीज हैं इनकी टारगेटिंग हम बेहतर करें, और जैसे जैसे हम इनकी टारगेटिंग बेहतर करेंगे तो लीकेज कम होगा, और उसके बाद फिर अगर हम लोग किसी तरीके से उसको एक रैशनल एक कैप दे दें तो वहां भी डाइवर्जन कम होगा। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का जो रोड मैप है उसके नाते इस अगले बजट में कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा और नाजायज तरीके से मिसयूज होने वाले एग्जम्पशंस जो कंपनियां फायदा उठाती हैं उन पर बड़ा हमला करेंगे आप। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आज के समय जो हम लोगों का स्टेटेड कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 30% है, परंतु एग्जेम्पशंस के कारण लोग क्या कर रहे हैं, उनका इफेक्टिव टैक्स रेट सिर्फ 22% है, सिर्फ 22%, क्योंकि एग्जेम्पशंस हैं। तो हमारी कोशिश ये है, हम लोगों ने रोड मैप भी पेश कर दिया है कि हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स को 25% कर दें, पर सब जो एग्जेम्पशंस हैं जिस पे लिटिगेशन हो रहा है, जिस पे आज के समय बहुत विवाद हो रहा है, वो एग्जेम्पशंस हम लोग हटा दें, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स लोग 25% दें, आज के जैसे 22% न दें। हम चाहते हैं, आपके पास सुझाव है, हमको अंदाज है कि आप किस तरह के इनोवेटिव सुझावों पर ध्यान दे रहे होंगे। आप पैसे कैसे जुटाएंगे टैक्स के अलावा दूसरे तरीकों से? बहुत सारे इनोवेशंस हैं और आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, बजट में हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। मैं बस आप लोगों को थोड़ा इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे हम लोगों ने पिछले बजट में कहा था कि हम लोग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड को तैयार करेंगे, उसमें हम लोग 20,000 करोड़ डालने वाले हैं हर साल, और उस 20,000 करोड़ को लेवरेज करके 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम लोग निवेश कर सकते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस एक चीज मैं बोलूंगा, उसको समाप्त कर दूंगा इस बात को, कि जो कंप्लायंस विंडो हम लोगों ने 3 महीने का कंप्लायंस विंडो दिया था विदेश के काले धन के लिए, वो कंप्लायंस विंडो अब बंद हो गया है। अब जो भी है, जो कभी भी इन्होंने काला धन बाहर भेजा था, अब उन पे हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो वापस आना है उसको अब आप लोग आगे आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बहुत सूचियां मिल रही हैं, और बड़े इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन मेरी वही चक्कर है सर, इसमें हमारे एक चैनल को लगेगा ये गुड न्यूज है, एक को लगेगा बैड न्यूज है, लेकिन हमारे ख्याल से एक बड़ी हार्ड न्यूज है। जयंत सिन्हा साहब बता रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है, काले धन वाले स्पेस को एड्रेस करने के लिए क्लियर संकेत। बहुत अच्छी चर्चा हुई सर, आप लोगों ने व्यस्त कार्यक्रम में से अपना समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद।